आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिनको इस तरह के कंटेंट से डर लगता है या फिर इस तरह का फोबिया है तो इस वीडियो को वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में जाना और उनको एक अजीब तरह का फोबिया ही हो गया। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो आपको भी हो, बट हाँ, आपके अंदर फोबिया जरूर होना चाहिए। लाइक बटन को दबाने का तो वो जरूर दबा दें, साथ ही सब्सक्राइब बटन के अंदर भी छोटा मोटा फोबिया ढूंढ लीजिए, उसके साथ भी कुछ कर लीजिए, दबा दीजिए। इसके अलावा कमेंट्स में पिक मी लिखना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट देने वाला हूं। आज के इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कैरिबियन आइलैंड में जाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है ट्रिनिडेड टोबैगो इलाके में पड़ता है। और इसी आइलैंड पर रहा करता था 36 साल का क्रिस्टोफर, जिसके 3 बच्चे हो चुके थे और वो अपने परिवार के साथ यहाँ अपनी जिंदगी आराम से चला रहा था। 25 फरवरी 2022 का दिन आ चुका था, जब आम दिनों की तरह क्रिस्टोफर के लिए यह दिन शुरू हुआ, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे ही उठ चुका था। उसकी पत्नी भी साइड में सोई हुई थी, बच्चे अलग कमरे में सोए हुए थे, लेकिन क्रिस्टोफर उठा, उसने अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं किया। वो अपने कमरे से बाहर निकला, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद, अपना नाश्ता खुद बनाने के बाद सुबह 5:30 बजे के आसपास वो अपने घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और अपने काम पर निकल चुका था। असल में यहाँ क्रिस्टोफर एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर था। पिछले 10 सालों से वो एक काम करता रहा था। असल में एक स्कूबा डाइवर प्रोफेशनल वो होता है जो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए समुद्र के अंदर जाकर काम कर सके, रिसर्च कर सके, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों को हायर करती हैं अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक करवाने के लिए। और ऐसी ये कंपनी कैरिबियन आइलैंड में परिया फ्यूल मौजूद है, और इसी कंपनी के अंदर क्रिस्टोफर अपनी नौकरी कर रहा था। आम दिनों की तरह 25 फरवरी 2022 के दिन भी सुबह सुबह वो अपने ऑफिस में पहुंचा, अपने मैनेजर से मिला और पूछने लगा कि आज क्या काम है। तो इससे पहले कि आप उसका काम समझे, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये परिया फ्यूल करती क्या थी, वहां पर इसका काम क्या था। आपको भी पता होगा कि बड़े बड़े जहाजों के अंदर गल्फ कंट्रीज से या फिर और भी कई देशों से तेल अंदर भरकर टैंकर जहाजों में भरकर पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई किया जाता है, और ऐसे ही तेल से भरे हुए जहाज कैरिबियन आइलैंड के ऊपर आते हैं और वहां पर अनलोड होते हैं। जो इनके अंदर तेल भरा होता है उसे धरती के ऊपर उतारा जाता है। लेकिन यहाँ इस तेल को उतारने का प्रोसेस भी कमाल का है। इसको ऐसे ही नहीं उतारते कि जहाज सीधा किनारे पर आ गया और तेल बाहर निकाल लिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं शहर जैसे, ये बिल्कुल किनारे तक नहीं आते। इनको थोड़ा सा गहरे पानी के अंदर रखा जाता है ताकि ये किनारे पर आकर फंस ना जाए। लेकिन अब गहरे पानी में रहते हुए इस तेल को वहां जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसीलिए बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, कई 100 फुट लंबी। और ऐसी ही 6 पाइपलाइन इस परिया फ्यूल नाम की कंपनी ने भी इस किनारे से लेकर समुद्र के अंदर तक बिछा रखी थी। असल में जो पाइपलाइन होती है ये यू शेप की होती है। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसकी एक साइड किनारे पर रहती है और दूसरी साइड इसके समुद्र में रहती है। अब जहाज जैसे ही आता है वो इस वाले किनारे के ऊपर अटैच हो जाता है और दूसरे एंड से यहाँ फ्यूल निकाल लिया जाता है, और वो किनारे पर मौजूद कर्मचारी अलग अलग ड्रम्स के अंदर भरकर आगे सप्लाई कर देते हैं उसको रिफाइन करने के लिए। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये कोई छोटी मोटी नहीं होती। ऐसी ऐसी वहां 6 पाइपलाइन परिया फ्यूल ने बिछा रखी थी, जिनकी लंबाई पूरे 1400, 1500 और 1200 फुट की भी थी। मतलब अगर आप किनारे पर खड़े होकर उस पाइपलाइन को देखेंगे तो 1500 फुट वो समुद्र के अंदर गई होगी। और यहाँ पर हमारे क्रिस्टोफर और ऐसे ही जितने भी स्कूबा डाइवर्स इस परिया फ्यूल में काम कर रहे थे, उन सभी का काम था कि ये 6 की 6 पाइपलाइंस हमेशा सुचारू रूप से काम करते रहें, इनकी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से हो, क्योंकि ये गहरे समुद्र में अंदर गई हुई थी। और आपको भी पता है कि समुद्र का पानी खारा होने की वजह से इनके ऊपर जंग जल्दी लग जाता है। इनकी मेंटेनेंस अगर सही से नहीं की गई तो ये किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। लेकिन 25 फरवरी 2022 के दिन जैसे ही क्रिस्टोफर अपने ऑफिस में पहुंचा, उसने अपने मैनेजर से पूछा कि आखिर क्या काम है। तो उसके मैनेजर ने बताया कि आज हम बर्थ नंबर 6 को फिर से चालू करेंगे। वहां पर ये पाइपलाइन जो थी उनको बर्थ नंबर 1, बर्थ नंबर 2, बर्थ नंबर 6 ऐसे नाम दिए गए थे। और ये जो बर्थ नंबर 6 थी ये पूरी 1200 फीट लंबी थी, लेकिन 2018 से ही ये पाइपलाइन वहां बंद पड़ी थी, इसको यूज नहीं किया गया था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा आ चुका था, उनको ज्यादा तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, तो उन्होंने इस लाइन को भी चालू करने का फैसला किया। इससे पहले इन्होंने इसको बंद करके आराम से रखा हुआ था, लेकिन इसको बंद भी इस तरीके से किया गया था कि ये खराब ना हो। इसका एक एंड जो कि समुद्र के अंदर था वो तो खुला छोड़ा गया था, क्योंकि वो समुद्र में ऊपर उठा हुआ था, जबकि दूसरा एंड जो कि समुद्र में किनारे पर था उसको बहुत अच्छे तरीके से पैक करके रखा गया था। अब कैसे पैक किया गया था वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ये कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर मैं किसी गुब्बारे को डालकर उस गुब्बारे को फुला दूं तो वो गुब्बारा उस पाइप के अंदर फूल कर वैसी ही शेप ले लेगा, और अगर मैं उस गुब्बारे के ऊपर से गांठ मार दूं तो ऑब्वियसली वहां वो हवा नहीं निकलेगी और वो पाइप अंदर ही अंदर सील हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत मजबूत प्लास्टिक
प्लास्टिक का एक कैन, एक एयर टाइट कैन इस 2.5 फीट चौड़ी बर्थ नंबर 6 के अंदर भी रखकर फुलाया गया था। आपने देखा होगा कि वो जो शैंपेन होती है, शैंपेन की बोतल्स के ऊपर वो जो कॉर्क लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहां इस तरीके से इस प्लास्टिक के एनवलप के अंदर भी हवा भर के इस पाइप को पूरे तरीके से सील किया गया था ताकि समुद्री पानी या फिर और हवा वगैरह अंदर ना जा सके, जिससे पाइपलाइन डैमेज ना हो। अब ना सिर्फ यहां पर इस पाइपलाइन के मुहाने पर, इस पाइपलाइन के मुंह पर वो एयर टाइट प्लास्टिक का एनवलप लगाया गया था, बल्कि एक और चीज इसके ऊपर लगाई गई थी जिसे आज हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिएगा। आपने बाथरूम के अंदर एक पानी का टब भरा और उस टब के ऊपर आप बाल्टी को लेकर खड़े हो गए, बाल्टी को उल्टा करके। अब जैसे ही आप उस उल्टी बाल्टी को पानी के अंदर डालेंगे और दोनों हाथों से पकड़कर उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो नीचे चली जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उस बाल्टी के अंदर जितनी भी हवा थी वो अंदर ही कैद हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस बाल्टी को हल्का सा टेढ़ा कर देंगे तो वो हवा पानी के प्रेशर से वो सीधा ऊपर निकल आएगी, जो आपको बुलबुले बनकर दिखते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर हैबिटेट भी होता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा चैम्बर जिसको इस तरह की पाइपलाइन के ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी का कोई भी प्रभाव इस पाइपलाइन के मुहाने पर ना पड़े और पानी इस पाइपलाइन के अंदर ना जा सके, क्योंकि उनको डर था, या फिर सेफ्टी के लिए भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक वाला एनवलप इस पाइप के अंदर ठूसा गया है वो तो लीक कर सकता है, लेकिन ये जो हैबिटेट इसके ऊपर बनाया जाएगा वही बाल्टी वाला सिस्टम, वही बहुत बड़ा चैम्बर जिसके अंदर हवा बाहर की कैद करके उसको समुद्र के अंदर दबाया जाएगा ताकि इस पाइपलाइन के मुहाने पर वो हवा बनी रहे और इसको कोई डैमेज ना हो। तो अब क्योंकि ये बर्थ नंबर 6 को कुछ इस तरीके से पूरा पैक करके वहां रखा गया था, तो अब क्रिस्टोफर को और उसके बाकी सारे 4 और साथियों को, यानी कि 5 स्कूबा डाइवर्स को समझा दिया गया था कि तुमको जाकर इस पाइपलाइन के मेंटेनेंस को देखना है कि क्या पाइपलाइन सही वर्क कर रही है नहीं कर रही, और वो जो अंदर एयर टाइट वो एनवलप लगाया गया है उसको भी बाहर निकालना है, और साथ ही ये जो हैबिटेट है इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर और पाइप लगाकर किनारे तक लेके आ सकें, जिससे तेल को बाहर निकाला जाएगा। क्रिस्टोफर और उसके बाकी 4 साथियों ने कह दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा सामान दो, हम अभी जाकर उस पाइपलाइन को रेडी करके आते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए क्रिस्टोफर के साथ साथ काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैसल कार्बन और ऋषि नागासर मौजूद थे। इन 5 ने अपने कपड़े पहने ये बोट में बैठे और बोट से सीधा उस पाइपलाइन के किनारे पर पहुंचे, उस मुहाने पर पहुंचे। वहां से 5 उतरे, पानी के अंदर गए और पानी के अंदर जाते ही ये वापस उस चैम्बर के अंदर घुस गए, उस हैबिटेट के अंदर घुस चुके। तो उस प्लेटफॉर्म पे आकर उन्होंने खुली हवा में सांस ली, क्योंकि अंदर हवा जो थी वो भरी हुई थी। अंदर आते ही उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े ही पहने हुए थे। वहां उतार कर उन्होंने सिलेंडर वगैरह सारा कुछ साइड में रख दिया। अब इनका काम ये था कि जो पाइप का मुहाना है इसके अंदर से सबसे पहले ये प्लास्टिक वाला एनवलप जो कि अंदर ठूसा हुआ है 4 सालों से, इसको बाहर निकालना है। अब काम सिर्फ इजी था, एक लीवर था, उस लीवर को खींचना था जिससे इसके अंदर मौजूद सारी हवा वो बाहर निकल जाती और ये प्लास्टिक का एनवलप अपने आप पिचक जाता और ये काम इजीली हो जाता। लेकिन जैसे ही उनमें से एक वर्कर ने उस लीवर को खींचने की कोशिश करी, वो वहीं पर जाम हो चुका था, क्योंकि पिछले 4 सालों से उस लीवर को यूज नहीं किया गया था और वो अब काम नहीं कर रहा था। जिससे परेशान होकर क्रिस्टोफर ने काजिम अली से कहा कि तुम वापस जाओ, अपने कपड़े पहनो और वापस यहाँ से बाहर निकलकर ऊपर किनारे पर जाओ और वहां जाकर एक रेंच लेकर आओ, क्योंकि हम अपने साथ कोई भी टूल लेकर नहीं आए हैं। काजिम अली ने वापस अपने कपड़े पहने और सीधा नीचे से होते हुए वापस पानी में गया। पानी से बाहर निकलकर वो रेंच उठाया उसने, और रेंच उठाकर वापस पानी में और वापस नीचे होते हुए उस हैबिटेट के अंदर गया और वहां जाकर उसने अपने साथी को वो रेंच दे दिया। और जैसे ही यहां पर दूसरे डाइवर ने वो रेंच लेकर उस लीवर के ऊपर वो रेंच लगाया और उसको घुमाने की कोशिश करी। अच्छी बात यह थी कि वो लीवर घूम गया, लेकिन जैसे ही वो लीवर घूमा उसी मूवमेंट के ऊपर यहां कुछ ऐसा हुआ, यहां कुछ इतना भयंकर हुआ जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जी हाँ, जैसे ही उस ड्राइवर ने वो रेंच लगाकर लीवर खींचा और अब हवा निकलनी शुरू होनी थी, लेकिन हवा वो एक झटके में निकली। और ये झटका इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पाइप का, ये जो 1200 फुट लंबी पाइप थी, इसका दूसरा कोना वो सील नहीं किया गया था। वहां पर जो हवा थी वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर की थी, यानी कि जो हम जिस हवा में रहते हैं उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थी। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर, यानी कि जिस हैबिटेट के अंदर, जिस चैम्बर के अंदर अब ये लोग खड़े थे, उसको इतनी तेजी से, इतने भार के साथ दबाकर यहां पर हवा को इकट्ठा करके इस पाइप के ऊपर रखा गया था, जिससे यहां पर हवा का प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा था। और इतना ज्यादा कि जैसे ही वो एनवलप, वो प्लास्टिक वाला एनवलप खुला, उसके अंदर से जो लो प्रेशर एयर थी वो हाई प्रेशर की तरफ आई। अब आपको भी पता होगा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है। अब हाई प्रेशर यहां चैम्बर के अंदर है, लो प्रेशर यहां इस पाइप के अंदर है। तो सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से के अंदर ये सारी की सारी हवा इस पाइप के अंदर सक हो चुकी थी। सारे के सारे लोग जो 5 यहां इसके आसपास खड़े थे, उन्होंने अपने
स्कूबा गियर जो थे, उन्होंने अपनी ड्रेस वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, उनके कमर के ऊपर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं था। तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों लोग उस पाइप के अंदर सक हो गए। उस पाइप ने उन सभी को चूस लिया। जो आइड साइड यहाँ इनके इक्विपमेंट्स पड़े थे, जो सिलेंडर वगैरह थे, जो सारा कुछ यहाँ अब इस पाइप के अंदर चूसा जा चुका था। और इतनी स्पीड से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ एकदम से क्या भसड़ मची है। अब आप सोचकर देखिए, इन पांचों के पांचों ने अपनी सांसें रोकी हुई हैं। इनको कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि ये तो उनका रोज का काम था, वो इसके हैबिचुअल हो चुके थे। लेकिन ये ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। अब ये हुआ है तो इन पांचों को इससे निपटना भी था। अब ये पांचों के पांचों सोचकर देखिए, उस 2.5 फीट चौड़े पाइप के अंदर पूरे लंबे के लंबे फंस चुके थे। ना ही घूमने की जगह थी, वापस पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकते थे कि आखिर पीछे क्या हो रहा है, हमारे पीछे कौन बंदा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब कुछ स्टेबल भी हो गया। जो हवा जानी थी वो निकल चुकी थी। जो पानी अब इस हैबिटेट द्वारा चूसा गया था, वो सारा पानी अब इस पाइप के अंदर भी गया। समुद्री पानी अब इस पाइप के अंदर भर चुका था। और ये पांचों के पांचों लोग अब इस पाइप के अंदर एक के पीछे एक फंसे हुए थे। सभी के सभी लेटे हुए थे। सभी को एक दूसरे के पैर दिखाई दे रहे थे। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर आगे कौन है। लेकिन यहाँ सभी ने अपनी सांसें रोकी हुई थी और सांसें रोकने का फायदा भी हुआ। अब ये जो पानी यहाँ पर इस पाइप के अंदर भरा था, वो कुछ इस तरीके से भरा था कि अगर वो अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मतलब जो लेटे हुए हैं ऐसे आगे, और अगर अपना वो मुंह ऊपर की तरफ करते हैं तो वो थोड़ी बहुत सांस ले सकते थे, क्योंकि ये पानी नीचे तो था, ऊपर यहाँ हवा की एक पतली सी लेयर बनी हुई थी, जिससे यहाँ ये पांचों अब सांस लेने वाले थे। इन पांचों ने अपना मुंह ऊपर कर करके सांसें लेनी शुरू करी और अब सोचना शुरू किया। इन पांचों ने आपस में बातें करनी शुरू करी। नीचे हाथ रख के इस पोजीशन में मुंह ऊपर करके बोले जा रहे थे आखिर की यहाँ क्या हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पांचों आपस में डिस्कस करने लगे। और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह भी थी कि इन पांचों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि वो पाइप में कितने अंदर आ चुके हैं, किस पोजीशन में वो पाइप के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए उन्होंने पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सभी पांचों ने डिस्कस कर लिया कि ठीक है, वो हाथों के सहारे पीछे खुद को धकेलेंगे, मुंह ऊपर रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। लेकिन उनको यह भी पता था कि यह हवा बिल्कुल लिमिटेड है, अभी नहीं तो वहां दूसरी तरफ से पानी आने वाला है। जब यह हवा यहां खत्म हो जाएगी तो दूसरी तरफ से पानी, यानी कि जो समुद्र के अंदर वाला हिस्सा था, वहां से वो पाइप पानी चूसना शुरू करेगा और इस हवा को खत्म कर देगा। अब इनको जल्दी से जल्दी कुछ काम करना था। ये पीछे 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 तरफ खिसकते गए। जिस साइड से वो एंटर हुए थे उसी साइड से वापस खिसकते गए और यहाँ फाइनली अब ये एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके थे जहां इनको एक बड़ी सारी एयर पॉकेट मिल चुकी थी। अब ये वैसे तो पाइप सीधा होना था, लेकिन ये पाइप बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ था। मतलब आप समझ कर देख सकते हैं, सीधे होने की बजाय थोड़ा सा ऊपर एलिवेट हो चुका था। अब जैसे ये पांचों लोग इस पॉइंट पर आए तो इनको थोड़ी सी और हवा मिल गई। इस एयर पॉकेट के अंदर वो खुलकर सांस ले रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि आखिर यहाँ इनको आगे क्या करना है। तब क्रिस्टोफर और उसके साथ वाले व्यक्ति से पूछा गया कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। तो क्रिस्टोफर कहने लग गया, करना क्या है, हम पांचों वापस चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ क्रिस्टोफर तो मान चुका था, उसके साथ वाला व्यक्ति भी मान चुका था, बट 3 और व्यक्ति मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, वो चोटिल हो चुके हैं, क्योंकि आसपास उनके जो टूल्स पड़े हुए थे, जैसे कि रेंच और भी बहुत सारे टूल्स थे, और साथ ही जो स्कूबा डाइविंग के गियर थे, वो सारे के सारे एक झटके में उनके साथ इस पाइप के अंदर घुसे थे और उनकी वजह से उनको चोट लग चुकी है पैरों में। और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकते सरकते पीछे की तरफ जाएं और इस पूरे पाइप को पार कर लें, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनको कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर रोशनी कहां पर है और आगे वो कहां जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रिस्टोफर ने कहा कि हम इस तरीके से यहाँ नहीं रुक सकते, तुम समझने की कोशिश करो, क्या पता ये जो सारा कांड हुआ है, जो हादसा हुआ है, वो ऊपर किसी ने नोटिस किया भी है या नहीं, जो धमाका हुआ था एकदम से, वो ऊपर किसी ने सुना भी है या नहीं, क्या पता रेस्क्यू वाले हमको बचाने आएंगे या नहीं, हो सकता है हमें उनको जाकर सब कुछ बताना पड़े कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। लेकिन वो जो बाकी तीनों लड़के थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार, हमारे बस की बात नहीं है। क्रिस्टोफर ने फिर से कहा कि नहीं, तुम चलो तो सही मेरे साथ। क्रिस्टोफर के धक्का करने पर वही पांचों फिर से अब इसी लाइन के अंदर आगे आगे चल चुके थे। क्रिस्टोफर सबसे आगे था इस लाइन में, वो अपने आप को इस तरीके से हाथों के सहारे पीछे 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 धकेलता जा रहा था और आगे से भी चारों लोग अब उसके साथ साथ चल रहे थे। तब यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते इनको एक और ऐसी ही एलिवेटेड एयर पॉकेट मिल चुकी थी, जिसके अंदर पांचों समा चुके थे और इन पांचों ने डिस्कस किया कि नहीं यार, हम तो नहीं जा सकते। जो 3 लड़के और थे जिनके पैरों में चोट लगी थी, उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। तो यहाँ क्रिस्टोफर और उसके पीछे जो लड़का मौजूद था फैजल, इन दोनों ने डिस्कस किया कि ठीक है, इन तीनों को हम इसी एयर पॉकेट के अंदर रखते हैं, लेकिन इनको बताकर जाते हैं कि कभी भी ये हवा खत्म हो सकती है और जो पानी है वो कभी भी यहाँ पर आकर यहाँ बाढ़ लेकर आ सकता है और तुमको अंदर ही डुबाकर मार डालेगा और बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। लेकिन इन तीनों ने कहा कि हम चल भी तो नहीं सकते, हम क्या करें, हमको रेस्क्यू की सख्त जरूरत है। एक काम करो, तुम दोनों जाओ आगे और देखो आगे कि कोई रेस्क्यू वगैरह मिलता है नहीं मिलता, और अगर तुम ऊपर तक पहुंच जाओ तो ऊपर से रेस्क्यू को नीचे भेज देना। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर और फैजल ने डिस्कस किया कि ठीक है, हम दोनों चलते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि ये हमारा मिशन कहां तक जाता है। लिटरली यहाँ पर क्रिस्टोफर और
फैजल ने एक सुसाइडल मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जो आगे अब इस सेक्शन में जाने वाले थे, यहाँ पाइप बिल्कुल स्ट्रेट था, यहाँ एयर पॉकेट मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर ही थी, और ऊपर जो पतली सी लेयर थी हवा की, सिर्फ उसी के भरोसे अब इनको चलना था आगे की तरफ। लेकिन ये आगे पाइप और ज्यादा पानी से भरता ही जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोनों आगे की तरफ चलते जा रहे थे, ये पाइप और ज्यादा पानी से भरता ही जा रहा था। आगे से भी अब पानी आना शुरू हो चुका था, क्योंकि समुद्र से जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ खींचा गया था, वो भी अब इस पाइप के अंदर भरने लगा था। क्रिस्टोफर और फैजल अब आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, जबकि पीछे बाकी जो तीनों लड़के बचे हुए थे वो वेट कर रहे थे कि कब ये लड़के वापस रेस्क्यू को लेकर आएंगे। उनको अपनी जान की चिंता सताए जा रही थी कि कहीं वो यहीं पर डूब कर ना मर जाए, कहीं उनका दम यहीं पर ना घुट जाए। अब क्रिस्टोफर और फैजल आगे आगे चलते जा रहे थे, तब यहाँ पर क्रिस्टोफर का सर आगे जाकर किसी चीज के ऊपर लगा, किसी मेटल की चीज के ऊपर लगा, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था और पानी में उसकी आंखें सही से खुल भी नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ उसके सिर जैसे ही लगा, उसने उस चीज को पकड़ने की कोशिश करी तो उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर उसके हाथ में एक स्कूबा सिलेंडर लग चुका था, ऑक्सीजन सिलेंडर लग चुका था। अब जैसे उसने सिलेंडर को पकड़ा, उसने उस सिलेंडर को अपने शरीर के नीचे से निकाला और तभी उसके सिर के ऊपर आकर एक और सिलेंडर लगा। 2 सिलेंडर यहाँ पर उसके हाथ लग चुके थे और यहीं पर ये 2 लड़के भी तो चल रहे थे। तो यहाँ क्रिस्टोफर ने किसी तरीके से अपने नीचे से उस सिलेंडर को पास किया फैजल की तरफ और दूसरा सिलेंडर अपने पास रख लिया, जो उसका माउथ पीस था। दोनों ने अपने मुंह में लगाने से पहले एक दूसरे को बता दिया कि हमें नहीं पता इन सिलेंडर्स के अंदर कितनी कितनी गैस मौजूद है, हमें नहीं पता कि कहीं से लीक तो नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर झटका लगाता, हो सकता है इनको भी नुकसान पहुंचा हो। लेकिन किस्मत से दोनों सिलेंडर काम कर रहे थे, बट इनके अंदर गैस कितनी थी ये दोनों को ही नहीं पता था। इसके माउथ पीस को मुंह में लगाकर सिलेंडर अपने नीचे रख के अब ये दोनों लड़के फिर से अपने आप को पीछे धकेलने लगे। लेकिन कुछ 100 फुट और चलने के बाद यहाँ फैजल भी हार मान चुका था, उसको भी बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी, वो आगे बढ़ने में अब सक्षम नहीं था। उसने सीधा क्रिस्टोफर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्रिस्टोफर, मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है, क्योंकि हल्की फुल्की चोट तो मुझे भी लगी थी, मेरे यहाँ चेस्ट में भी चोट लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही इस पानी ने हम सबको अंदर खींचा था तो ये जो पाइप का किनारा था, ये किनारा मेरी छाती पर आकर लगा था और उसकी वजह से मेरी छाती में भी दर्द हो रहा है, मुझसे अब आगे और ज्यादा नहीं चला जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ उसे मोटिवेट करने लगा कि नहीं यार, चल मेरे साथ, यही एक मौका है, हम जाकर ऊपर से रेस्क्यू लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ फैजल ने साफ मना कर दिया कि आगे मुझे एक एयर पॉकेट दिखाई दे रही है, कि यहाँ ये जो जितनी भी एयर पॉकेट बनी हुई है, मैं इसी एयर पॉकेट के अंदर बैठा हूँ, तुम आगे की तरफ जाओ, तुम मेरे लिए मत रुको, तुम चाहो तो मेरा दूसरा सिलेंडर भी ले जाओ, लेकिन तुरंत जाकर रेस्क्यू को लेकर आओ। यहाँ क्रिस्टोफर ने कहा कि नहीं, तुम तुम्हारा सिलेंडर अपने पास रखो, मैं अपने वाले को लेकर आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ इस पॉइंट पर आकर क्रिस्टोफर अकेला ही उस पाइप में आगे आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, उसको पीछे अपने साथियों की, ना सिर्फ यहाँ फैजल की, बल्कि पीछे और मौजूद जो 3 साथी थे जो कि इस पाइप के बिल्कुल बीच में फंसे हुए थे, उनकी भी आवाजें चिल्लाने की आ रही थी। नीचे जो आवाजें थी वो गूंज कर उस एयर पॉकेट, जो एयर की लेयर थी, जो उस पूरे पाइप के अंदर थी, उस हवा की लेयर के अंदर से पास हो होकर उस पूरे पाइप के अंदर गूंज रही थी। यहाँ क्रिस्टोफर को भी सुनाई दे रही थी कि उसके दोस्त कैसे चिल्ला रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। क्रिस्टोफर के अंदर और हिम्मत आई, उसने अपने आप को और तेजी से धकेलना शुरू कर दिया आगे की तरफ। वो अब आगे जाया जा रहा था। अब आप समझ कर देखिए, ये 5 लोग इस पाइप के इस यू सेक्शन के बिल्कुल बीच में फंसे थे। यहां से इन 5 ने चलना शुरू किया, 5 में से 3 यहीं पर रुक गए, आगे की तरफ ये 2 गए, क्रिस्टोफर और फैजल, और इन दोनों में से भी फैजल यहां बीच में ही रुक गया। अब आगे गया था क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर फाइनली अब इस पॉइंट पर आ चुका था जहां से पाइप अब सीधा ऊपर की तरफ खड़ा होने वाला था, मतलब वो मुहाने पर पहुंचने ही वाला था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर इस पाइप के ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन अब यहां एक दिक्कत थी, ये पाइप पूरा 30 फुट गहरा था और ये 15 फुट पाइप पानी से भरा हुआ था। और जैसे ही अब क्रिस्टोफर 15 फुट ऊपर की तरफ उछल कर आया, उसको अपने ऊपर 15 फुट और पाइप दिख रहा था। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि उसको सांस सही से आ रही थी। अब हवा की तो उसको कम से कम कमी नहीं थी, क्योंकि ऊपर से खुली हवा उस चैम्बर से, उस हैबिटेट से अंदर आ रही थी उस पाइप तक। लेकिन दिक्कत यहाँ यह थी कि अब वो 15 फुट और ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी भी अब नीचे लेवल पर खत्म हो चुका है, जिसके ऊपर तैर कर वो इसके ऊपर जा सकता था। लेकिन तब यहाँ उसका हाथ इस अंधेरे के अंदर ही एक चैन पर लगा, जो कि ऊपर से होते हुए नीचे लटकते हुए आ रही थी, और ये नीचे सीधा जाकर बॉटम में लग रही थी। जैसे ही उसने चैन को देखा, उसने इसको खींचना शुरू किया, इसके ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि ये चैन वहां ऊपर सिर्फ रखी हुई थी, किसी चीज से बंधी नहीं हुई थी, किसी में अटकी नहीं हुई थी। उसने जैसे ही इस चैन को खींचा, वो नीचे आने लगी, वो दोबारा खींचा, उसने वापस नीचे आने लगी। अब यहाँ दिक्कत ये हो चुकी थी कि वो इस चैन को पकड़कर भी इस 15 फुट ऊपर पाइप के अंदर नहीं चढ़ पा रहा था। तब यहाँ उसने सोचा कि मैं इस चैन को खींचने की बजाय
बजाय यहीं पर लटक कर इस चैन को हिलाना शुरू करूं तो ये चैन आवाज करेगी और हो सकता है कि कोई हैबिटेट के आसपास मौजूद हो या फिर इसके अंदर मौजूद हो तो जरूर ये आवाज को सुनेगा और मुझे बचा लेगा। तब उसने इस चैन को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, बजाना शुरू किया और किस्मत से ऊपर रेस्क्यू की टीम उस टाइम तक पहुंच चुकी थी। कोस्ट गार्ड भी मौके पर आ चुके थे। सभी को पता लग चुका था कि बर्थ नंबर 6 में हादसा हुआ है। सभी इस पाइप के मुहाने के ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। तभी यहां उनको क्रिस्टोफर की उस चैन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस चैन को पकड़ा और चिल्लाने लगे कि हमने इस चैन को पकड़ लिया है, जो भी है ऊपर आ जाए। क्रिस्टोफर ने आवाज सुनी, जैसे ही उसने चैन को पकड़ा वो चैन से सीधा इस 15 फुट पाइप में ऊपर आया और सीधा अब हैबिटेट के अंदर आ चुका था आम लोगों के पास। लेकिन अब यहां सिर्फ एक बंदा आया था और यहां जो बाकी रेस्क्यूअर्स खड़े थे वो अभी भी पाइप के अंदर देख रहे हैं कि बाकी और 4 कहां हैं। उन्होंने क्रिस्टोफर की तरफ देखा कि बाबूजी बाकी के 4 कहां हैं। उसने बताया कि जनाब मैं सिर्फ अकेला ही आया हूं, बाकी 4 अभी भी पाइप के अंदर बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं और मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहां पर हैं। आप जाकर उन्हें निकालिए, उनका रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंदर ऐसे ऐसे हालात बने थे। उसने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे वो काम कर रहे थे। तभी यहाँ सेकंड के एक बहुत छोटे से हिस्से में इस हैबिटेट के अंदर मौजूद सारी हवा को चूस लिया इस पाइप ने और सभी के सभी इस पाइप के अंदर फंस चुके थे। अब जैसी ये बात रेस्क्यूअर्स ने सुनी जो इन सभी 4 लोगों को, इन 5 लोगों को बचाने के लिए यहां खड़े थे, जैसी ये बात उन्होंने सुनी उनके हाथ पांव फूल गए कि क्या इतना भयंकर भी किसी के साथ हो सकता है। तब यहाँ उन रेस्क्यूअर्स ने मिलकर कह दिया कि नहीं, हम में से तो कोई भी इन 4 को बचाने के लिए जो इस पाइप में फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए नहीं जाएगा। और हद तो तब हो गई जब उनकी आवाज अंदर से अभी भी चिल्लाने की ऊपर की तरफ आ रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो जो 4 फैजल और बाकी 3 लोग पीछे फंसे हुए थे वो पाइप के अंदर बार बार शोर कर रहे थे, उसके ऊपर बार बार अपना हाथ मार रहे थे ताकि ये आवाज करे और ऊपर किसी को सुनाई दे। नीचे अंडरग्राउंड में इको करती हुई आवाज ऊपर आ रही थी और सभी सुन सकते थे कि वो फड़फड़ा रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन कोई भी रेस्क्यू वाला बंदा नीचे जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाह रहा था। तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास क्रिस्टोफर वापस इस पाइप से बाहर निकला था और जैसे ही उसने ये बात सुनी कि रेस्क्यू वाले तो अब वापस इस पाइप के अंदर जाकर उनको नहीं बचाएंगे, उसने साफ तौर पर कह दिया सभी रेस्क्यू वालों से कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे इक्विपमेंट्स दे दो, मुझे मेरा एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, मुझे मेरा स्कूबा डाइविंग सूट दे दो, मैं उन 4 को जाकर अभी बचा कर लाता हूं, मैं वापस जाऊंगा। अब जैसे ये बात रेस्क्यूअर्स ने सुनी उनको शर्म आने लगी कि ये क्या बोल रहा है। उन्होंने सबसे पहले तो क्रिस्टोफर को बाहर खड़ी एक बोट के अंदर बैठाया, बोट सीधा उसको किनारे पर लेकर गई और वहां से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। और जब डॉक्टर ने जाकर उसे चेक किया तो उसने डॉक्टर को कह दिया कि जनाब मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरे दोस्तों को बचाने जाना है, आप प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, अभी हॉस्पिटल में मुझे भर्ती मत करो। लेकिन यहाँ उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाला ही नहीं गया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि कोई उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाले, वो वापस अपने दोस्तों को जाकर बचा कर आएगा। सोच कर देखिए 4 लोग अभी भी उस पाइप के अंदर फंसे ही हुए थे, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। सिर्फ खड़े खड़े ऊपर उस पाइप के अंदर देख कर रेस्क्यूअर्स खुद आवाज़ें सुन रहे थे कि कैसे वो 4 लोग अपनी ज़िंदगी के बचाने की भीख उन सबसे मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 25 तारीख को सुबह सुबह ये हादसा हुआ था। 27 फरवरी का दिन आ चुका था, पूरे 2 दिन बीत चुके थे, 48 घंटे। सोच कर देखिए आप, 48 घंटों के बाद भी नीचे पाइप में से आवाज़ें आ रही थी अभी भी 4 की, लेकिन 27 फरवरी की दोपहर होते होते ये आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। वो 4 लोग, फैजल और बाकी के जो 3 लोग इस पाइप के अंदर फंसे हुए थे, उनके अंदर डूबने से मौत हो चुकी थी, क्योंकि दूसरे मुहाने से पाइप के अंदर पानी आना शुरू हो चुका था और वो जो एयर पॉकेट्स बनी हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। इन 4 की दम घुटने की वजह से और डूबने की वजह से मौत हो गई। जैसी ये 4 मौतें हुई, ये केस वहाँ पर बहुत तगड़ा मीडिया में उछला। परिया फ्यूल के ऊपर केस भी लोगों ने कर दी, इनके परिवार वालों ने कर दी। जिनके परिवार का बंदा गया था वो सीधे तौर पर इस कंपनी को दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि पहले तो ये हादसा हुआ कैसे, और अगर हादसा हो चुका है तो यहाँ पर रेस्क्यू मिशन नीचे क्यों नहीं भेजा गया, क्या दिक्कत आई थी जो रेस्क्यू को यहाँ पर होने से रोका गया। रेस्क्यूअर्स ही अगर डरेंगे तो जो नीचे बंदे फंसे हुए हैं उनका तो यही हाल होना था। फिर सोच कर देखिए आप, 2 दिनों तक कैसे वो बेचारे अंदर फंसे हुए, लेटे हुए, अपने आप को बचाने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि कोई आएगा उनको बचाकर यहाँ से लेकर जाएगा। क्रिस्टोफर तो बच चुका था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्रिस्टोफर बाहर निकल चुका है। वो भी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो सकता है क्रिस्टोफर बीच में फंस गया होगा, तभी तो रेस्क्यूअर्स नीचे नहीं आ पाए, किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हम 5 है कहां पर। बट यहाँ क्रिस्टोफर निकल चुका था, सबको पता लग चुका था कि यहाँ ये 5 फंसे हुए हैं, बाकी 4 तो निकालने हैं। अभी एक निकल आया है, लेकिन किसी ने भी नहीं निकाला। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ जिस टाइम पर ये सारा कुछ हुआ था, जिस टाइम पर वो काजिम रेंच लेकर आया और उसने अपने दूसरे साथी को रेंच दिया, और उसके बाद कैसे सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में, जैसे आप वीडियो में कोई देखते देखते सीन बदलते हैं, उतनी ही देर में कैसे सारा कुछ सीन बदल गया यहाँ
पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। एकदम से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और एकदम से वीडियो पूरी ब्लैक हो जा रही है, नीचे पानी के अंदर सारे आ जाते हैं। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए और सोचिए खुद कि कैसे वो लोग अपने आप को इस भयंकर दुर्घटना से बचा सकते थे। खैर ये थी कैरेबियन डिजास्टर की पूरी स्टोरी। ये बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग कंटेंट है। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट पद्मिनी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।